नमस्कार सभी को। ये हमारी दूसरी वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं लाइक फैक्टर अफेक्टिंग द मेटेलिक कंडक्टेंस। ये आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को आपने रिप्रेजेंट किया था रो से, और रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ओके, नाउ इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी थी। पुट करने के बाद हमारे पास कप्पा इज इक्वल टू, यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, विच इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी की जो ऐसे यूनिट है वो है ओम सेंटीमीटर। नाउ विच इज इक्वल टू क्या बन गई, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं इसको हम साइमन पर सेंटीमीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी था हमारे पास, साइमन पर मीटर भी हो सकता है अगर ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ऐसा यूनिट में हम मीटर ले लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आज का वो है फैक्टर अफेक्टिंग द मेटेलिक कंडक्टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, कि जब भी एक मेटल के अंदर से मेटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट देखते हैं, चाहे वो सेल या बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं या कैसे भी, कि हमारे पास जब भी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं वो ड्यू टू ओनली एंड ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल इज कॉल्ड द मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। वाई? क्योंकि मेटेलिक का मतलब है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। आपको पता है मेटल कोई सा भी उठा लीजिए, सोडियम उठा लीजिए, आयरन उठा लीजिए, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, तो उनके अंदर हम क्या देखते हैं, कितने कर्नल इलेक्ट्रॉन है वहां पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होती है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। सो एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉनों की, ये डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है, मेटल का नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे हम बात करें अगर सोडियम की, तो उसका एटॉमिक नंबर है 11, उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और वो उसी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, डोनेट कर देता है। सो नेचर द मेजर रोल प्ले कर रहा है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। द सेकेंड पॉइंट इज दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। बाहर जितने भी आउटर मोस्ट सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा उस मेटल की कंडक्टेंस होगी। जैसे हम आयरन का एग्जांपल लें, अगर उसका एटॉमिक नंबर देखें तो उसका नाम एटॉमिक नंबर है 26। 26 में जो है नोबल गैस हमारी होगी 18। नोबल गैस 18 होने के बाद हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके बचते हैं वो बचते हैं 2 तो एस में, और 6 हमारे उसमें डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में हमारे पास 2 है, टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। एंड इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है कि वो एक अच्छा कंडक्टर है। सो दैट्स वाई हम मोस्टली जो चीज़ें हैं हमारी मेटल्स की मोस्टली अपने आसपास देख सकते हैं, हम आयरन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं या एलॉयज वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, टेम्परेचर। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल की रोड ले लीजिए, अगर उसका हम वन एंड से हीट करते हैं सो उसका अदर हैंड ऑटोमेटिक हमारा हीट हो जाता है, हमें फील होता है कि वहाँ पे जो है हॉटनेस है। वो किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि वो बाइंडिंग फॉर्म से फ्री हो जाते हैं। जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट में आ जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने की वजह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इंक्रीज मीन्स उसको बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर कंटिन्यू उसको देते रहेंगे, उसको टेम्परेचर से ही उसको हीट करते रहेंगे, सो एक टाइम ऐसा आएगा सारे के सारे जितने भी मोस्टली इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे,
और इतनी ज़्यादा मूवमेंट से आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन या फिर कह दीजिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्टीरिक हिंड्रेंस या कोलिजन कह लीजिए इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पे कोलिजन की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, रिपल्सन की वजह से यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और जहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया वहाँ पे करंट डिक्रीज हो जाता है। सो किसी भी मेटल में अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ पे करंट डिक्रीज होता है। किसी भी मेटल में अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसके ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आएंगे तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, वहाँ पे रिपल्सन होगी। सो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा मेटेलिक कंडक्टेंस पे। आई होप आपको ये तीनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तीनों पॉइंट में पहला मैंने बताया नेचर, कि मेटल का नेचर कैसा है। मेटल का नेचर जैसे मरकरी है, अब मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसका नेचर है। ओके, ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जो जैसे कि सेमी कंडक्टर कुछ आपने पढ़े होंगे, जैसे हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर किसी भी मेटल का वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी कंडक्टेंस में। दूसरा मैंने बताया इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तीसरा मैंने बताया टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम किसी चीज़ को टेम्परेचर दे रहे हैं, चलो ठीक है, उसके जो बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है, वीक होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, वो थोड़े इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएंगे, उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने बोला इंक्रीज, एक तो टेम्परेचर देना और एक होता है टेम्परेचर को कंटिन्यू इंक्रीज करते रहना। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, 10 डिग्री राइज करने पर हमारा क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ, डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट में आएंगे। मूवमेंट में आने से उनके स्टीयरिंग हिंड्रेंस होगी और उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। सो दैट्स पॉइंट, दैट इज द पॉइंट कि इट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से हमारा यहाँ क्या मेन पॉइंट है, हमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया था कल NaCl का, या फिर लेड ब्रोमाइड या कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाए हुए हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने क्या दिखाए हुए हैं, जैसे HCl, NaOH, KCl, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है, जिसके अंदर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में। जो भी आपने साल्ट लिया है, अगर वो, या एसिड लिया है या बेस लिया है, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में और वो आयंस खुद मूवमेंट कर रहे हैं और मूवमेंट करने के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है या मूवमेंट करने से वहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, सो दैट सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले जानते हैं। सो एन electrolyte is a substance that dissociate into solution, that dissociates into solution to produce the ions and hence conduct electricity in dissolved or molten state. Molten state means पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था, डिसोसिएशन फॉर्म, आयंस की फॉर्मेशन कह लो, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम दो मेन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाए, जैसे HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। NaOH की बात करूँ मैं तो NaOH में आ जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये अगर हम मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं या फिर हम इनको किसी एक्वस के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे और ये कंप्लीट लार्ज नंबर ऑफ आयंस मूवमेंट करेंगे तो हमारा करंट फ्लो करेगा। KCl में K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। द अदर एग्जांपल इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बोलना क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3COOH। यहाँ पे एसिटिक एसिड है ये, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं सो यहाँ पे CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक बिग साइज का जो है हमारे पास स्पीसीज है, ये लार्ज साइज का आयन है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस से क्या होगा,
आपकी रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, तो उससे कनेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा कि साइज कैसा है आयन का। अगर ज़्यादा साइज बड़ा होगा तो उससे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और अगर साइज बिल्कुल स्मॉल है और आयनों में स्मूथली डिसोसिएट हो रहे हैं तो उसको कहेंगे हम कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज हो रही है। द सेकंड एग्जांपल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप देखिए NH4OH, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वाइवे में क्वेश्चन जानबूझ के भी पूछा जाता है, वाइवे के टाइम पे, प्रैक्टिकल टाइम पे आपके जो ईयर के लास्ट में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, लेकिन अमोनियम जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए नाइट्रोजन NH3 के ऊपर, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आयन के एडिशन से क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको बोलेंगे अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम। ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपका पॉइंट। सो now the conductance of electricity by ion present in the solution is called electrolytic या ionic conductance। ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। जहाँ पे आयन प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा आयन प्रेजेंट होंगे वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, और वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आयन फ्री है। फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जैसे कि नंबर 1 हमारा पॉइंट है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अभी मैंने ऊपर दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आपके डिस्कस किए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, अच्छे से हमारी कंडक्टेंस जो है फ्लो करेगी। लेसर द सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, मीन्स आपकी सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन अगर जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अच्छे से आयनों में डिसोसिएट होना चाहिए। उसके बाद ग्रेटर विल बी द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो मूवमेंट अच्छी होगी, मूवमेंट अच्छी होगी तो हायर विल बी द कंडक्टेंस। सेकंड पॉइंट इज हमारा क्या है, सोल्वेशन ऑफ आयंस। सोल्वेशन है हमारा जैसे HCl, अगर इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अच्छी कर गया, तभी तो इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया। सॉल्वेंट के साथ अगर इंटरेक्शन अच्छी है तभी तो इसके आयंस जल्दी ब्रेक होंगे। सो लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरेक्शन, सो ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, ज्यादा घुलेगा चीज, और उससे क्या होगा। अब यहाँ बात आ रही है लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इन्होंने कहा कि अगर उसकी सॉल्वेशन ज्यादा ही हो गई, अगर ज्यादा हो गई सॉल्वेंट के साथ, तो वहां पे बाइंडिंग बना लेगा, और वहां पे बॉन्ड बनाने की वजह से हमारे आयन कम हो जाएंगे। अगर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई, सॉल्वेंट के साथ ज्यादा ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो वहां पे वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और वो कंडक्टेंस की तरफ कम जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री, आयन फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर गए तो फ्री नहीं है तो वहां पे कंडक्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज दैट नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। अकेला सॉल्वेंट देखें, अगर हम सॉल्वेंट का ही सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन, कई एग्जांपल होते हैं, जैसे मैंने सॉल्वेंट ले लिया इथर, अल्कोहल, वो आपस में इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, वो आपस में ही इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो खुद ही नहीं टूट पा रहा, तो वो किसी सोल्यूट को क्या तोड़ेगा। तो यहाँ पे लार्जर अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सो वहां पे एक विस्कस नेचर आ जाएगा, एक गाढ़ापन आ जाएगा, और वो जो है आयनों को, सोल्यूट के आयंस को भी टूटने नहीं देगा। तो वहां पे क्या हो जाएगी, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्वेंट टू द फ्लो ऑफ आयंस। वो आयंस के जो फ्लो है मूवमेंट होने ही नहीं देगा वो, क्योंकि वो विस्कस नेचर में है। जितना ज्यादा विस्कस नेचर में होगा, आयंस की मूवमेंट कम होगी, आयंस की मूवमेंट कम होगी, सो लेसर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर के बारे में अगर डिस्कस करें, सो टेम्परेचर का आपको मैंने मेटलिक के केस में बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी कनेक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, बट इसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, हम उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, तो जितना ज़्यादा हम इनको टेम्परेचर देते जाएंगे उनका बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ शॉर्ट पॉइंट्स के साथ हम इनमें डिफरेंस क्लियर कर देते हैं आपको। सो ये है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक में आपने देखा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। इसके अंदर हमारा मैटर फ्लो नहीं करता, क्योंकि आयन फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसमें अंदर हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो मैटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर हमारे आयंस खुद मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैटर मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ आयन। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट, इसमें मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन है या कर्नल इलेक्ट्रॉन है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस
हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडक्टेंस के अंदर मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। आई थिंक मुझे ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।